ज्ञानी जी ने सिर्फ एक बार जन्म लिया है और मौत भी एक ही बार। जब चांद में दाग लग जाता है तो वो दाग दिखता है, पेशा नहीं है। पत्रकारिता पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक शौक है। और जो लोग पत्रकारिता को पेशा बनाते हैं वो ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी नहीं बन सकते। पत्रकार को हमेशा विलासिता, महत्वाकांक्षा, इन सब चीजों से बचना चाहिए कि वो कार से चल रहे हैं तो वो सोने का सीकर पहन के चल रहे हैं, तो इनकी ऐसी लग्जीरियस लाइफ है। आदित्य धुआं अगर निकला है तो कहीं न कहीं आग तो लगी, किसी शायर ने कहा है, जब जगत की उंगलियां तुझ पर उठे समझ लो दो चार पग आगे बढ़े। पत्रकारिता आप कभी करिए तो सबसे पहले पत्रकारिता आप अपने दिमाग में मत बसाइए, पत्रकारिता को दिल में बसाइए। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ के क्रिमिनल मुझे तिरछी नजर से देखते हैं, हेट की नजर से देखते हैं। तो मैं कभी आदित्यनाथ जी घर से निकल गए थे, है ना, और काफी दिनों तक नहीं आए थे, और फिर जब लौटे तो आज क्या स्थिति। ये मानते थे कि ये एडिक्ट है, नशेड़ी है किसी चीज का। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें। आज हम अंबेडकर नगर में हैं और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में बात किया जाए तो आज हमारे साथ एक बड़े भैया अंबेडकर नगर के जाने माने और सभी लोग इनकी चेहरा भली बात पहचानते हैं, ज्ञानेंद्र पांडे जी ज्ञानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, सारे दर्शकों को बहुत बहुत। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक थोड़ा अपने बारे में बताइए, ज्ञानेंद्र पांडे आगे ज्ञानी आप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, नाम जो है खुद तो लगाया नहीं जाता, और मेरा वैसे जन्म हुआ है गुजरात में, तो वहाँ 3 साल के बाद कुछ ऐसी हरकतें अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा और उन लोगों ने संबोधन चालू किया ज्ञानी शब्द का, ठीक है, और तब से चला आ रहा है। और फिर धीरे धीरे सार्वजनिक हो गया, अब सभी लोग ज्ञानी कहते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई, कैसे फिर आप पत्रकारिता में आए, इसके बारे में थोड़ा जर्नी हमारे दर्शकों तक बताइए। क्योंकि आपका नाम तो अंबेडकर नगर का हर बच्चा हर शख्स जानता है, लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे आपकी शुरुआत हुई, वो बहुत कम लोग जानते हैं। फिलहाल हम भी नहीं जानते, हमारे अंदर भी उत्सुकता है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुंचे आप, हमारे दर्शकों तक थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, हम संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि जन्म भले ही गुजरात की धरती पर हुआ, लेकिन मेरा जो पठन पाठन हुआ वह अवध में ही हुआ, और मुख्यालय पर ही घर है, और प्राइमरी विद्यालय से यहीं पर हमने शिक्षा लिया, और यहाँ से शिक्षा लेने के बाद यूनिवर्सिटी तक गया। छात्र राजनीति से भी अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा 92 में, जब राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर चल रहा था, तो उस समय बहरहाल मौका नहीं मिला, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने मुझे एक बड़ी जवाबदारी दिया था, अवध प्रांत का सब प्रमुख बनाया था। तो एक बौद्धिक ज्ञान छात्र राजनीति में हुआ, और फिर जो है मैं चूंकि तमाम वक्ताओं के साथ रहता था और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में रहता था, तो मेरा रुझान पत्रकारिता क्षेत्र में हुआ, लेकिन प्रोफेशन से जुड़ा नहीं माना जाता था पत्रकारिता क्षेत्र की आपको आर्थिक लाभ होगा। तो मैंने जो है सिविल से इंजीनियरिंग किया, और पैसा कमाने के लिए सबसे पहले 2 हाथ किया मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में। लार्सन एंड टुब्रो में मेरी वो हुई, लेकिन 6 महीना ही मैं कर पाया नौकरी, क्योंकि नौकरी में उतना ज़्यादा मन नहीं लगा, क्योंकि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका नहीं मिलता था। फिर मैं जिला का गठन हुआ 95 में। पहले तमसा संकेत एक साप्ताहिक अखबार था, उससे जुड़ा और हमने उसको दैनिक किया मेहनत करके। फिर जनमोर्चा से जुड़ा, उसमें 6.5 महीना काम किया। फिर दैनिक जागरण से जुड़ा, नगर संवाददाता अंबेडकर नगर के रूप में, और एक लंबी पारी खेला, और दैनिक जागरण का बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे खबरों को फ्रंट बॉटम तक मिल चुका है, और ढेर सारी बारी लाइन मिलता था, और एक मेहनत करने का
लकीर हमने खींचा एक से एक स्टोरी जागरण को लेकर के। और जो मेरा लेखनी का उस समय था, जो उस समय के समीक्षक थे वो यही कहते थे कि बेसिकली कोई रिपोर्टर होता है तो या तो क्राइम की खबर देता है और या तो खेल की खबर देता है, लेकिन ज्ञानी जी आप में वह प्रतिभा है कि आप उन अनछुए पहलू को भी हमेशा टच करते हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो चाहे खेल के क्षेत्र का हो, राजनीति के क्षेत्र का हो, क्राइम का हो, करप्शन का हो, है ना, या सामाजिक सरोकार से रखने वाले समाचारों के हो। तो मेरी कोशिश ये रहती थी शुरू से ही, अभी भी मैं एबीएन न्यूज प्लस मेरा है बैनर, तो उसमें अपने बात को रखता हूँ उस मंच के द्वारा। और कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको जो खबरें मिले ऐसा लगे कि यह खबर मेरी है। हर आदमी से सरोकार रखने वाले खबरों को टच करने की कोशिश रहती है। और दूसरा, बस क्राइम पर ही नहीं फोकस करता हूँ, करप्शन पर भी करता हूँ, पॉलिटिक्स पर भी करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है उस पर भी करता हूँ, हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है। जैसा कोरोना काल में आपने देखा कि जब लोग मांद में छुपे हुए थे, चाहे जितने कलमकार हो, गीतकार हो, कलाकार हो या नेता हो या जो भी हो, जो सड़क पर दिखाई देते थे बड़े मजबूरी में दिखाई देते थे। जब उनके नौकरी पर बन आई थी तब वो सड़क पर दिखाई देते थे, लेकिन मैं कोई नौकरी नहीं करता था और मेरे ऊपर कोई ऐसी जवाबदारी भी इस तरह का कड़क नहीं था कि नहीं आपको सड़क पर उतरना। फिर भी मैं 24 घंटा कोविड से संबंधित खबरों को अम्बेडकर नगर के जन जन तक पहुंचाने का, और शायद वन मैन आर्मी फाइटर बन करके मैं कोरोना काल में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला कि एक बहुत बड़ा युद्ध है और इसमें अगर हम छुप गए तो फिर समाचारों का जो संवाद होता है, लोग अपेक्षा रखते हैं, तो कैसे पूरा होगा। मैं डेली बुलेटिन देता था कि आज कितने पीड़ित हुए, कितने रिकवर हुए, कितनी मौतें हुई और क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट देता था। तो कहने का मतलब ये है कि यही सफर रहा और आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ एक पुरस्कार पाने के कारण हूँ, और वह है जो आप और आप सभी लोग मेरे हर खबर पर कहते हो वाह भाई वाह, गजब का। यही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और अभी तक का यही सफर था। जैसे आपने कोरोना काल में लोगों तक एक छोटी से छोटी खबरें पहुंचाई, एक शायद वही कह सकते हैं, एक वही लोगों का प्यार है जो आपको एक अलग पहचान सबसे अलग दे रहा है। आपने अभी बात किया, आप करप्शन पे भी वीडियो बनाते हैं, पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाते हैं। बड़े भैया ये मुद्दा थोड़ा सा कुछ नहीं कह सकते कि क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप करप्शन पे वीडियो बनाते, किसी अधिकारी का फोन आ गया हड़काने का, पॉलिटिक्स की कोई उल्टी सीधी खबर चला दें, किसी का फोन आ गया हड़काने के लिए, क्यों चला दिए, कैसे चला दी। इन सबसे जो डर लगता है या डर लगा है या जो पत्रकारिता कर रहे हैं, इन सबसे कैसे बचे, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ज्ञानी जी ने सिर्फ एक बार जन्म लिया है और मौत भी एक ही बार। ये दोनों चीज निश्चित है और यह दोनों चीज सत्य है, और इस सत्य को मैं भली भांति पहचान चुका हूं, इसलिए मुझे कतई डर नहीं लगता। सच्चाई पर बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, कभी कभी मैं डरता हूं जब मुझसे गलती हो जाती है और वो आत्मबोध करता हूं, मूल्यांकन करके उसमें सुधार करता हूं, डर वही लगता है। बाकी मुझे डर और नहीं लगता, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात दूसरा, क्राइम की खबर कवर करना और पॉलिटिक्स की खबर कवर करना, ये सब चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन हम इतना आपको बता रहे हैं कि जैसे काफी लोग कहते हैं कि अब पत्रकारों में बाढ़ आ गई, ढेर सारे पत्रकार दिखने लगे हैं, बड़े अजीब भाषा। जबकि मेरा ये मानना है कि हर घर में पत्रकार होना चाहिए, हर कदम पर पत्रकार होना चाहिए,
इतनी अच्छी विधा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा एक्टिविटी है। अगर वो पत्रकार है हाँ, तो वो संयमित रहेगा, वो कभी गलत नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारे गाड़ी के डिग्गी में सारे कागज हैं तब हमको प्रेस लिखाने का राइट है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कागज नहीं है तब गाड़ी पर प्रेस लगाओ, तो पुलिस वाले नहीं, ये गलत है। आप बिल्कुल नाइस पर्सनालिटी हैं तब आप प्रेस लिखवाइए कि पुलिस पकड़ता है तो उसको सबक मिले कि देखिए पत्रकार कितना दूसरे के ऊपर उंगली तो उठाता है लेकिन फिर भी कानून को कितना फॉलो करता है। मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराया, ARTO में लाइन में खड़े होकर के तमाम ऑफिसर आए और मुझे बोले कि सर आप प्लीज चलिए बैठ जाइए, मैं आपका रिन्यू करके दे देता हूँ। हमने कहा नहीं, मैं एक कॉमन मैन हूँ, सेलिब्रिटी नहीं हूँ। और जिस दिन अपने दिमाग में ये आ जाएगा कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मैं कॉमन की बात नहीं समझ पाऊंगा, ना उनके बीच में बैठ पाऊंगा, समझ। तो पत्रकार को कभी अपने आप को टोक नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर जानना चाहिए कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो यही करने के लिए, क्योंकि हर आदमी एक रोल निभाने के लिए पैदा हुआ, इस धरती पर आया है। हर आदमी के अंदर एक हुनर होता है और उसी हुनर को दिखाने के लिए इस मंच पर आता है दुनिया में। अब एक अच्छा गीतकार कोई होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है। अब एक बैट्समैन से आप बोलो कि क्या आप ट्रक चलाना जानते हो, वो कह दे कि नहीं जानता हूं। कब क्या जानते हो यार, तो कोई बात नहीं, वो बैटिंग करने के लिए ही उतरा। तो एक पत्रकार अगर है कलम चला रहा है तो इसीलिए, लेकिन वो ईमानदारी से करे और इस तरह से करे कि लोग अगर ट्रेनिंग पर कोई लड़का काम कर रहा है तो उसका बॉस उसको एक झापड़ मारने के बाद बोले यार ज्ञानी जैसा पत्रकार बनते हो। जिस दिन ये कह दिया सीनियर अपने जूनियर को आपका नाम लेकर के, उसी दिन आप समझ लीजिए कि मेरा इस धरती पर अवतरण होना, जन्म होना सफल हो गया। आप आदर्श बनने के बारे में सोचिए और जिस विधा में है उस विधा में पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के हम समाज के लिए क्या कुछ कर। जैसे कोविड की बात कहा हमने कि जब एक भयावह काल था, वह दौर हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर 28 लाश निकाली गई मेरे नजरों के सामने जिला अस्पताल में। वह चीज हमने देखा है। फादर अगर कोविड से पॉजिटिव रहता था तो हाथ लगाने से बेटा डरता था। आप जिला अस्पताल में पता करिए, ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी चादर बदलता था, ऑक्सीजन लगाता था, पानी लोगों को देता था। सिर्फ रिपोर्टिंग मेरा काम नहीं था, लोगों का जीवन जब लोग बचेंगे ही नहीं तो फिर कौन देखेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम मैं करता रहूं, कौन देखेगा। जब ह्यूमन बचेगा, लोग बचेंगे तो सबसे पहले अगर कोई डूब रहा है पानी में तो उसका विजुअल वीडियो बनाने पर फोकस करिए, आप भूल जाइए, आप सबसे पहले उसके जीवन को बचाइए। तो ये सब सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो चीजें हैं। और यही कारण है कि आज जैसे मेरी खबर सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर जाती है, कुछ ही घंटे के अंदर पूरा अम्बेडकर नगर जान जाता है कि क्या हुआ हो। अच्छी बात तो ये है, कई व्यूअर्स हमारे कहते हुए नजर आते हैं कि खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन जब आपका खबर चल जाता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये बात सही है। तो ये बहुत बड़ा विश्वास है आदित्य, और इस विश्वास को जीतने के लिए बहुत बड़ा सिद्धि करना पड़ता है, बहुत बड़ा तपस्या करना पड़ता है। जी, पत्रकारिता जैसे आपने कहा कि लोग बोले अब बहुत ज्यादा पत्रकारों की भरमार हो गई है, लोग कभी कभी कमेंट भी करते हैं, कभी कोई मिलता है तो कुछ ऐसे भी बोलेगा कि जो दिल को अच्छा नहीं लगता है। तो आदर्श पत्रकारिता की परिभाषा क्या हो सकती है और आदर्श पत्रकारिता किस तरह की जा सकती है? बिल्कुल, आपने वो बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है कि आप पत्रकारिता में ही भीड़ कहाँ देख रहे हैं, केवल पत्रकारिता में भीड़ है। आप लीडरशिप में देखिए, हर गांव में आज नेता दिखाई दे रहे हैं जी, उस पर तो कोई नहीं कहता, ये तो नेताओं की बाढ़ हो गई है। आप कारीगर लाइन में देखिए,
मनरेगा के मजदूर ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं, मिस्त्री ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी भीड़ है। डॉक्टर आप देखिए, पान का दुकान उतना ज्यादा नहीं है जितना जो है झोला छाप डॉक्टरों की भीड़ है। तो हर विधा में, हर सेक्टर में जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की संख्या हर क्षेत्र में बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता में ही अच्छे बुरे नहीं होते, हर सेक्टर में अच्छे बुरे होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप जाइए, कहीं पर बहुत लोकप्रिय नेता होता है तो कहीं पर एक नेता दलाल होता है, उसकी पहुंच थाने तक होती है, कचहरी तक होती है, पैसा लेकर के काम करवाना, काम भी ना हो तो भी पैसा दबा जाना, है ना। तो लीडरशिप में भी है, अधिकारियों में आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी में तमाम अधिकारी हैं जो मेज के नीचे से पैसा लेते हैं, है ना। और तमाम ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक सेवा देते हैं और जो उनको सैलरी मिलती है वही उनके लिए पुरस्कार होता है। तो अच्छे और बुरे हर जगह है, लेकिन पत्रकारिता में ही मूल्यांकन क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। इसका एक कारण है कि पत्रकार को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और जब चांद में दाग लग जाता है तो वो दाग दिखता है। और जब पूरा ब्लैक ही हो, जैसे लीडरशिप हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुआ, ऑफिसर हुआ, जब दाग ही दाग है तो उसमें कौन मूल्यांकन करेगा। लेकिन पत्रकारिता एक व्हाइट प्लेट है, गोल्डन प्लेट है, उस पर अगर हल्का भी दाग दिख जाता है तो कोई अगर पत्रकार गलत करते हुए दिखता है तो लोग कहते हैं कि अरे यार अब तो बहुत पत्रकार हो गए, देखो वहां बैठा है, ऐसा करना। क्योंकि पत्रकारिता, हम आपको बताएं, पत्रकारिता पेशा नहीं है, पत्रकारिता पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक शौक है, एक बहुत बड़ी लागत है। आप पैसा कमाने के लिए कुछ और करिए, सेवा करने के लिए पत्रकारिता एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा मंच है, इसके द्वारा आप पुण्य कमा सकते हैं, इसके द्वारा आप लोकप्रियता कमा सकते हैं, इसके द्वारा आप बादशाहत कमा सकते हैं। जीविकोपार्जन का ये माध्यम नहीं। और जो लोग पत्रकारिता को पेशा बनाते हैं वो ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी नहीं बन सकते। तमाम लोग आते हैं, है? अच्छा, अब ऐसा नहीं कि मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो टीम है, ऐसे फ्री में काम कर रहा है, फ्री नहीं काम कर रहा है, जीविकोपार्जन के साथ। और दो शब्दों में और मैं आपको कह दूं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को महल तक पहुंचाया, लेकिन खुद झोपड़ी में रहते थे। महल में उनको जगह दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि जब मेरा विलासपूर्ण जिंदगी हो जाएगा, तमाम विकृतियां आएंगी। तो इसलिए जो है पत्रकार को हमेशा विलासिता, महत्वाकांक्षा, इन सब चीजों से बचना चाहिए कि वो कार से चल रहे हैं तो सोने का सीकर पहन के चल रहे हैं, तो इनकी ऐसी लग्जीरियस लाइफ है। भाई आप लग्जीरियस लाइफ कहां जी सकते हो, आप तो तपस्वी हो जी। जिस दिन पत्रकार अपने आप को तपस्वी समझ लिया उसी दिन वो सफल होगा। और पेशा नहीं समझना चाहिए, ये रोजगार का माध्यम नहीं है, ये एक शौक है और ये गॉड गिफ्ट होता है। कोई लाख कोशिश कर ले कि मैं पत्रकार बन जाऊं तो बन तो सकता है, लेकिन पॉपुलर नहीं हो सकता। पॉपुलर वही होगा जिसको गिफ्ट में वह हुनर ईश्वर ने दिया होगा। जैसे किसी को क्रिकेट का खेल का हुनर देते हैं, किसी को सिंगिंग का हुनर देते हैं भगवान, किसी को जो है चित्रकारी का हुनर देते हैं। तो इसी तरह से पत्रकारिता एक हुनर है जो गॉड गिफ्ट मिलता है, और इसको हुनर के रूप में भी समाज के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। पेशा पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, और उतना ही आप पैसा कमाइए जिसमें आपका जीविकोपार्जन। बड़े भैया आते हैं उस पे जो पार्टी बेस पे थोड़ा सा आते हैं, जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सपा ले लें, बसपा ले, भाजपा ले लें, कांग्रेस ले लें, आरोप लगाते रहते हैं कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोई पार्टी आरोप लगाए कि मीडिया बिक गई है, भाजपा के लिए सपोर्ट करे, कोई कहेगा सपा के लिए सपोर्ट करे,
तो एक ऐसा बन गया कि एक चैनल बस इन्हीं की खबरें दिखाते हैं, इन्हीं को ज्यादा सपोर्ट करता है। और जो आरोप लग रहे हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, इससे आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए आदित्य, धुआं अगर निकला है तो कहीं न कहीं आग तो लगी है, किसी शायर ने कहा है। तो ये जो आरोप लगता है कहीं न कहीं कुछ होगा ऐसा, इसलिए आरोप लगता है ना। और ये वही लोग हैं जी, आरोप लगाने वाले भी और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये दोनों एक अलग समुदाय है। एक अच्छा पत्रकार इन दोनों में कतई नहीं उलझता। जी, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो अंगीकार कर लेते हैं किसी विचारधारा और उसकी पैरवी करते हैं। किसी विचारधारा को आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया के पर्सनालिटी ऐसे हैं कि दिन भर चिल्ला चिल्ला के जबरदस्ती किसी विशेष विचारधारा को थोपने का काम करते हैं। इसलिए उनको गोद में बैठा हुआ, गोदी मतलब गोद में बैठा हुआ यानी बच्चा, उनको कोई मेच्योर आदमी लिया है, वो बच्चा बन करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह का आरोप लगता है और मीडिया में ही नहीं, हर सेक्टर में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आत्मसमीक्षा, मूल्यांकन और अगर हो सके तो सुधार करना बड़ा जरूरी होता है। वैसे मेरा ये मानना है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा, क्योंकि आप लाइमलाइट में होंगे। तो आप मूल्यांकन करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको विचलित करने के लिए आरोप लग रहा है तो परवाह मत करिए। तब यही गुनगुनाते रहिए कि जब जगत की उंगलियां तुझ पर उठे, समझ लो 2-4 पग आगे बढ़े। ठीक है ना। और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस एक हुनर समझ करके, एक क्रांति समझ करके, एक मिशन समझ करके, और सिर्फ बादशाहत कमाने के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए कि लोगों से नजर मिला के कह सको कि मैं रियल मैन हूं, जर्नलिज्म। जी, अम्बेडकर नगर छोड़िए, आजमगढ़ जो आसपास के जिले हैं उसमें लोग आपको आदर्श मानते हैं जो पत्रकारिता में हैं। तो उन लोगों के लिए आप किन किन बिंदुओं का ख्याल रखना चाहिए अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं, या आगे अगर कोई करना चाहता है, अगर कोई पढ़ाई कर जर्नलिज्म की आगे करना चाहता है तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रख के वो पत्रकारिता करें? ये बहुत बड़ा सवाल है और आप एक अनुभवी पत्रकार हैं जिसे लोग आदर्श मान रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पत्रकारिता आप कभी करिए तो सबसे पहले पत्रकारिता आप अपने दिमाग में मत बसाइए, पत्रकारिता को दिल में बसाइए, संवेदनशील बनिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो बहुत बड़ा विषय है और एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए पढ़ना भी पड़ता है और तमाम जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको आत्मसात करना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हैं तो जितने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सफल व्यक्तित्व हैं आप उनको देखिए, उनको सुनिए, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रहते हुए भी जो अच्छे राइटर हैं, जैसे खुशवंत सिंह हुए, दीनानाथ मिश्र हुए, बहुत सारे लोग हैं, उनको पढ़िए, है ना। तो आप जब उनको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया, आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट करने के लिए आपके पास 6 घंटा ही होना चाहिए और सीखने के लिए बाकी के 18 घंटा होना चाहिए। मैं आदित्य बताऊं, मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं और मैं अपने आप को अभी भी यही मानता हूं कि मैं एक ट्रेनिंग करने वाला हूं। हर खबरों से मैं सीखता हूं, हर पर्सनालिटी से मैं सीखता हूं और कोशिश रहती है कि कल और क्या कुछ बेहतर कर सकता हूं कि जिससे लोग ये कहें कि यानी मेरा है, लोगों का बनने के लिए। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ के क्रिमिनल
मुझे तिरछी नजर से देखते हैं, हेट की नजर से देखते हैं, तो मैं परवाह नहीं करता हूँ, विचलित नहीं होता हूँ। ये चीज आप खबरों में देखते भी होंगे। उसका कारण कि अम्बेडकर नगर के 20 लाख लोग तो मुझे गले लगा रहे हैं। बस 20 लाख तो बड़ा तबका का प्यार पाने के लिए इन मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों की परवाह मैं नहीं करता। हालांकि टेस्ट जो है ज्यादा ये मुट्ठी भर वाले ही देते हैं, सारी सुविधाएं, सारा चीज, लेकिन उन सब चीज को मैं ठुकरा देता हूँ सिर्फ लोगों का प्यार पाने के लिए। और यही मोटिव होना चाहिए कि लोगों के लिए आप लड़ो, लोगों के लिए करो, तो लोगों के लिए लिखो, लोगों के लिए पढ़ो, और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। बड़े भैया, एक लोग बोलते हैं, आज समाज में लोग बोलते हैं कि पत्रकारिता में या पत्रकार लोगों में गुटबाजी हो जाती है, या उनका गुट बढ़ जाता है, या आपस में लोग एक, जैसे आपने बोला कि ऑफिसर देखे और जो अधिकारी या जो नेता जेलस से, क्रिमिनल जेलस होते, वैसे ऐसे भी लोग कहते हैं कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को देख कभी जेलस होता है, कभी जेलस फील करता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अनुभवी पत्रकार हैं और आपका लोग सराहना करते हैं, तो आपके विचार क्या है इस पे, और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं जो ऐसे लोग, अगर कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब चीजें? देखिए, जहां विचारों का समरूपता होता है वहीं पर समन्वय होता है, लोग वहीं पर बैठते हैं। आप ट्रेन में कभी सफर किए हो तो देखे होंगे कि जब आप सिंगल पर्सनालिटी हो, आप ट्रेन में जाएंगे तो सबको बड़े ध्यान से देखेंगे, और उसी के पास आप जा करके बैठेंगे जो जिसकी बात आपकी विचारधारा से मिलती जुलती हो। आप नए कभी किसी कॉलेज में जाइए, जब आपको फ्रेंड बनाना होगा तो आप चूज करेंगे, उसी से अट्रैक्टिव होंगे जो आपकी विचारधारा से मिलता। तो ह्यूमन नेचर है। और ये जो लॉबी बनता है, ये लॉबी मानव स्वभाव है, और मानव स्वभाव ही नहीं, आप जानवरों का भी लॉबी देखोगे, सबका लॉबी होता है। जो विचारों से मिलता जुलता लोग हैं वो एक झुंड में बैठते हैं। रही बात जलन की, तो जलन होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज है, और जिसके अंदर जलन न हुआ वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन यह जलन किसी को खींचने का नहीं होना चाहिए, यह जलन प्रतिस्पर्धा का होना चाहिए, खुद को आगे करने का होना चाहिए। और जलन तो बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर तिलिस्म और जलन नहीं रहा, आपके अंदर ये नहीं रहा कि अब वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, उसके इतने मतलब पसंद करने वाले लोग हैं, वो घटना होने के आधे घंटे के अंदर ही खबर प्रेजेंट कर, तो कोशिश मेरी होनी चाहिए कि उससे अच्छा प्रेजेंटेशन मैं करूं, उससे करंट न्यूज दूं, उससे अच्छा समीक्षा दूं। ये सब चीजें अगर आदमी के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होगा तो आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, लेकिन प्रतिद्वंदिता नहीं। अब भैया, थोड़ा सा आपके लाइफ की एक्सपीरियंस हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने पत्रकार बहुत अच्छी चीज बताई कि पत्रकारिता को शौक की तरह के लोगों की सेवा के लिए, उसे आप हॉबी ना बने कि आप जीविकोपार्जन के लिए उसे ना बनाए। तो लोग, जो लोग कर रहे हैं पत्रकारिता, और किस तरह से इसे लोगों की सेवा के लिए किया करें, और किस तरह से जो आर्थिक उनकी जरूरतें उसे किस तरह पूरा करें, ये थोड़ा सा बताइए। और अपने जीवन का क्या संघर्ष रहा है और किस तरह से आप इतने आगे बढ़े, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जागरण में था, मालीपुर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, पूस की रात थी, बरसात हो रही थी और बजाज स्कूटर था। भीगते हुए मैं पहुंचा और ऑन स्टूडियो उस समय फोटोग्राफर था मेरा, उसको लेकर के रात में 12:30 बजे, और वहां पर मैंने फोटो खींचा और उस फोटो को डाला। जैसे डाला, उस समय तो नेट वगैरह था नहीं, फैक्स से भेजा जाता था। तो जैसे जागरण में पहुंचा, जागरण ने मेरे ऑफिस में लैंडलाइन पर फोन किया, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था, बड़ा चैलेंजिंग था, कि पेज को रोक दिया गया और आपकी खबर को फ्रंट पर लीड न्यूज मिला है। और उस दिन लेट में अखबार भी छपा था, लेकिन मेरे खबर को लीड पोजीशन मिला और बाई लाइन मिला। ये सब सारी चीजें हैं, ये जीवन में घटित हुई हैं। और रही बात आर्थिक का,
आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं पत्रकारिता शुरू किया था तो उस समय मुझे पारितोषिक के रूप में जो देता था, प्रेस देता था, विज्ञापन कमीशन देता था, बाकी उस तरह से पैसा नहीं मिलता था जिस तरह का अपॉर्चुनिटी आज है। आज आप प्राइवेट आदमी से 1 रुपया मत लीजिए, फिर भी आप लखपति और करोड़पति बन सकते हैं अगर ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको यूट्यूब अच्छा खासा पैसा दे रहा है, आपको फेसबुक अच्छा खासा पैसा दे रहा है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं कि जो अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तो फिर आपको मुट्ठी भर अधिकारियों से पैसा लेने की क्या जरूरत, दलाल नेताओं से पैसा लेने की क्या जरूरत, क्रिमिनल जो हीरो बनना चाहते हैं वो अपना खबर छपवा करके उनसे पैसा लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आप किसी को पैसा मत लीजिए, भ्रष्टाचारी बिल्कुल मत लीजिए, भगाइए और फिर भी आप करोड़पति लखपति बन सकते हैं। बस इन लोगों का दिल जीतना सीख लीजिए। जिस दिन ये लोग आपकी खबरों को देखना चालू कर दिए, ढेर सारा व्यूज बढ़ा, ढेर सारा लाइक हुआ, ढेर सारा शेयर हुआ, सब कुछ हुआ, उसी दिन आप टॉप क्लास के हीरो बन जाएगा। आपसे बड़ा बादशाह जो पैसा भी होगा, शोहरत भी होगा, सब कुछ होगा। पत्रकारिता तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे अमीर बनाने वाला एक वो है, बस केवल मन में ईमानदारी होना चाहिए, है ना। अगर आप ईमानदारी से शौकिया पत्रकारिता भी कर रहे हैं तो आप लक्ष्मी को ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि लक्ष्मी घुटना टेक के आपके सामने आकर के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हम आप ही के पास रहेंगे। और सरस्वती की ही आराधना करते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और पत्रकारिता बार बार कहूंगा कि पेशा नहीं है, शौक है, और मौज शौक में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं। घर वालों को कितनी दिक्कतें होती हैं? जैसे आपने अभी कहानी उन लोगों को बताया कि आप रात को 12 बजे बरसात के टाइम में गए, घर वालों को गुस्सा होते थे कि क्या सपोर्ट करते थे? क्योंकि अगर घर का लड़का रात में 11 बजे 12 बजे बरसात के समय में जा रहा है कोई न्यूज कवर करने, दुर्घटना उसके साथ भी हो सकती है। और आप इस क्षेत्र में बहुत से लोग धमकियां देते रहते हैं, तो घर वालों को कितना सपोर्ट रहता है या घर वालों का क्या रवैया रहता है? ऐसा है ना, योगी आदित्यनाथ जी घर से निकल गए थे, है ना, और काफी दिनों तक नहीं आए थे, और फिर जब लौटे तो आज क्या स्थिति है। तो शुरू में घर वालों ने कोऑपरेट नहीं किया था और ये मानते थे कि ये एडिक्ट है, नशेड़ी है किसी चीज का, और इसको नशा है कि इसका नाम छपता है, लोग भैया प्रणाम बोलते हैं तो इसी में मस्त रहता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब उनको लोग प्रणाम करना चालू कर दिए, मेरे घर वालों को, पिताजी जैसे चौराहे पर जाते थे, जो लोग पैलगी भी नहीं करते थे वो चरण स्पर्श शुरू कर दिए और बोले कि बाबूजी आपका लड़का तो गजब का है, ऐसा है वैसा है। तो मैं खाली झोली भी जाता हूँ ना जी, तो 1 गिलास पानी मिलता है और पूरा सम्मान मिलता है। क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिस दिन परिवार भी ये जान लिया कि आज जो है इस लड़के के नाम से ही मेरा पहचान, मेरे गांव का पहचान सब हो रहा है, तो सब लोग प्यार देते हैं। लेकिन यह पाने के लिए कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ता है। एक स्थिति मेरी ऐसी आई थी कि ना मैं घर का था ना घाट का था। घर वाले भी डांटते थे कि लफंगा है, सुबह निकल जाता है पाउडर लगा करके और शाम को खाली हाथ आता है, कैसे घर परिवार चलेगा। और बाजार के लोग, जिले के लोग कहते थे कि ये तो सबके खिलाफ हरदम लिखता रहता है, ये ऐसा है वैसा है। तो अपने आप को मैं बिल्कुल त्रिशंकु जैसा दिखता था, न ऊपर का था न नीचे का था। लेकिन धीरे 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 जब लोगों को सच्चाई पता चला तो लोग अब सब प्यार देते हैं, घर का भी समर्थन मिलता है और बाहर का भी समर्थन मिलता है। एक बड़े भी केस हुआ है बिहार में, मनीष कश्यप जो पत्रकार है, अरेस्ट कर लिया गया है। लोग जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हुआ, लोगों ने धरना दिया जेल में इस टाइम में। ये जो मामला हुआ है किस तरह आप देखते हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप समझे जानना चाहते हैं। मनीष कश्यप नो डाउट एक फाइटर रिपोर्टर है,
एक फाइटर समीक्षक है, और इस देश ही नहीं पूरे दुनिया में जो हिंदी भाषा को समझते हैं वो मनीष कश्यप के फैन है। देखिए ऐसा है कि पॉपुलरिटी पत्रकारिता में इतना जल्दी मिलना और सीधे सत्ता से लड़ाई करना यह आसान नहीं होता। मनीष कश्यप की क्या वैल्यू है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीधे सरकार उससे लड़ना है। वो सामान्य आदमी नहीं है, और ऐसे लोगों को यातना तो झेलना पड़ता है। लेकिन इतना आप जान लें, अब वो 48 लाख रुपया बताया गया कि उसके अकाउंट से मिला, या 40 लाख, जो भी, जितना एक विभाग से एक नेता को कमीशन मिलता है उतना पूरी गाढ़ी कमाई मनीष कश्यप के पास, जबकि वो फाउंडेशन भी चलाता है, तमाम लोगों का मदद भी करता है। एक फार्चूनर आता है 55 लाख 60 लाख का, और 20 फार्चूनर एक भ्रष्ट नेता के पास है। हाँ, इनकी सैलरी देखिए और इनका काम झाम देखिए तो पता चल जाएगा एक विधायक की सैलरी क्या होती है, एक सांसद की सैलरी क्या होती है। हाँ? और इनका खर्चा देखिए, इनके लड़के का खर्चा देखिए। तो ये एक्चुअली में है क्या ना, जो मनीष कश्यप के ऊपर ये सब लादा जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टें सामने आ रही हैं तो ये माना जा रहा है कि जे छिनरा वो है ढोला के साथ, जो सारे भ्रष्ट लोग हैं वही जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। और एक दिन बेदाग होकर के मनीष कश्यप निकलेगा, और एक मनीष कश्यप नहीं, इस देश में ढेर सारे मनीष कश्यप हैं जो यातना झेल चुके हैं और झेलेंगे। लेकिन मनीष कश्यप को खत्म कर पाना आसान नहीं है। ये भ्रष्टाचारी जो होते हैं ना, ये फपकते हुए लालटेन की तरह होते हैं, अपनी ताकत कुछ दिन दिखाएंगे, उसके बाद खूब हो जाएंगे, इनके सत्ता चली जाएगी। और मनीष कश्यप हो सकता है देखो चीफ मिनिस्टर बन जाए, उसको क्या करेंगे? अब जो ईमानदारी से काम करेगा उसको उसका फल जो है मिलेगा। और एक डेमोक्रेसी है, जनता देख रही है, जनता सड़कों पर उतर आई। और क्या चाहते हो एक पत्रकार के लिए? 200 रुपया 300 रुपया पैसा दे करके सड़कों पर उतारते हैं नेता लोग, और यहाँ फ्री में मनीष कश्यप के लिए लोग उतरते। तो पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज है आदित्य, बहुत बड़ी चीज है ना। बड़े भैया, एक और भी रिपोर्टें हैं कि कुछ पत्रकार जेल में पड़े हैं, कुछ पत्रकारों की हत्या कर दी गई, कुछ पत्रकारों का पता नहीं चला उनका हुआ क्या, जो ये सब डाटा है। इसे आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, या जो इनके परिवारों के साथ बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं या करार दी जाती हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैंने आपसे कहा आदित्य कि पत्रकार ही नहीं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं जो जेल में हैं, तमाम की हत्या हो जाती है, तमाम का किडनैप हो जाता है, परिवार को धमकियां मिलती हैं, तमाम नेता हैं जिनको क्रिमिनल्स जो है गोली मार देते हैं। देखिए झारखंड में नक्सली क्षेत्र या और छत्तीसगढ़ में, यहाँ सब तमाम खबरें आप सुनते हैं। तो पत्रकार ही नहीं, हर विधा में, हर क्षेत्र में ये देव और राक्षस की लड़ाई चलती रहती है, और उसके भोग बनते रहते हैं लोग। तो इसमें विचलित होने वाली बात नहीं है, और ना तो आश्चर्य की बात है। दर्शकों को और अपने चाहने वालों को थोड़ा सा अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप समाज में आदर्श बनते हैं और बने हैं और बनते जा रहे हैं, और आप पॉपुलर होते जा रहे हैं, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम फिलहाल अपने आप को एक संदेश देने वाला तो नहीं समझते हैं, लेकिन आप लोगों का लाड प्यार, और जब आदित्य जैसे लोग ये कहते हैं कि नहीं भैया आप संदेश दीजिए, तो मन में ये आता है कि कुछ सही बातें हैं जो कहनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि इस देश की रक्षा आर्मी ही कर रहा है, जबकि मेरा डिफरेंट सोच है, इस देश का रक्षा आप भी कर रहे हो। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो आप भी इस देश के डेमोक्रेसी के एक सैनिक हो, और जो भी किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, जिस भी आप विधा में हैं, आप उसको ईमानदारी से करिए, 100% दीजिए। बस यही सबसे बड़ा समाज सेवा है, यही सबसे बड़ा देश सेवा है।
और यही सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आत्मबोध करना सीखिए, मूल्यांकन करना सीखिए और कल कुछ और बेहतर कर सकता हूँ हमेशा ये सोचिए। दाग आपके ऊपर कभी न लगी, इसकी आप परवाह करिए और जिस भी क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में तन मन धन से आप काम करिए। आप रियल हीरो के रूप में अपने आप को पाएंगे। और ऐसा नहीं कि टॉप क्लास का पत्रकार ही रियल हीरो होता, ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान में घुस करके वो कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन करता है वही रियल हीरो होता, ऐसा नहीं कि इंजीनियर, सब रियल हीरो है। जो ब्रिज बनाता है वो भी अपने आप को प्रूव करता है। देखिए मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम हुए, वो भी अपने आप को प्रूव किए। विवेकानंद जी ने ज्ञान इतना अच्छा दिया लोगों को, वो भी रियल मैन हुए, हीरो के रूप में जाने लगते। तो आप जिस क्षेत्र में हैं 100% दीजिए और अपने आप को यूनिक पर्सनालिटी बनाते हुए उस सेक्टर का हीरो बनाइए। आप अपने आप समाज में चमक जाएंगे और इसी चीज पर फोकस करना चाहिए। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। बस बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मुलाकात समाज के जो जाने माने आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं उनसे मुलाकात करवाते रहेंगे। और बहुत बहुत आभार, आप अपना कीमती समय अपने छोटे भाई को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।